मैं चाहती हूँ आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जाने माने राजनेता और अभिनेता राज बब्बर जी का, जो हमारे साथ पंचायत हरियाणा में शामिल हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी सीट ले लीजिए। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। जो हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव हुए उसमें आपने गुड़गांव से ही दावेदारी ठोकी, लेकिन यहाँ गुड़गांव में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, आप लगभग 75,000 से ज़्यादा से वोट से राव इंद्रजीत सिंह से हार गए। आपको नहीं लगता कि जो 10-0 का जो स्कोर था बीजेपी का, उसे 5-5 पर कांग्रेस ने ला दिया, उस लहर का आपको फायदा नहीं मिला? क्या वजह रही? देखिए, आपने सवाल किया है, मुझसे शुरू किया है, तो मैं यहीं तक महदूद रहूंगा। मुझे सिर्फ 14 दिन मिले। मेरी पहले ये था कि मुझे महाराष्ट्र से लड़ने के लिए कहा गया था, बाकी उत्तर प्रदेश से, क्योंकि मेरे ऊपर एक केस चल रहा था जिसकी वजह से मुझे बेल नहीं मिली थी, तो उस सिलसिले में मैं अपील में गया हुआ था। तो जैसे ही बेल मिली तो मेरे पास में 2 वक्त बचते थे, 5वां 6ठा सेगमेंट। तो मुझे ये सामने नज़र आई, हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हरियाणा में क्यों नहीं आ जाते। मैंने कहा हरियाणा में कौन सी सीटें हैं? 2 सीटें उन्होंने बताई। मुझे गुड़गांव इसलिए लगा कि गुड़गांव जो है कॉस्मोपॉलिटन शहर है, और मैं यहाँ पर लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप जा रहे हैं, आप जानते हैं बीजेपी की सबसे पक्की सीट है ये। मैंने कहा देखिए, पक्की कच्ची तो नहीं जानता, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। भरोसा लोगों ने मुझे दिया भी। मैं 13 दिन के अंदर, एक दिन पर्चा भरने में चला गया, 13 दिन में 23 तारीख तक कैंपेन थी, 13 दिन के अंदर 7.5 लाख वोट दिया। और जो गैप 19 में और 14 में जो 3.5-4 लाख के वोट का होता था, वो बमुश्किल 75,000 पर, यानी 35-36 हज़ार वोट अगर मेरा आ गया होता तो चुनाव हासिल हो गया होता। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे इतना, वो ये 7.5 लाख लोग नहीं थे, वोटर नहीं थे, बल्कि परिवार थे जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मेरी मेहनत पे भरोसा किया, और मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया। मुझे याद है कि उस दौरान मैं आपको ट्रैक करने की भी कोशिश कर रही थी, आपके इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी कोशिश की, तो पता चला कि सुबह 6 बजे से आपकी दिनचर्या शुरू होती है, रात के 3 भी बज जाते हैं कई बार, लेकिन राज बब्बर जी का इंटरव्यू नहीं हासिल हो सका। तो उस व्यस्तता के दौरान भी हमने ये देखा कि आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं अब हरियाणा तक आपकी जो पॉलिटिक्स है वो केंद्रित रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हमने देखा था कि शुरुआत हुई थी और अब जाके वो हरियाणा तक आ गई है। ये जो ट्रांजिशन रहा है राज बब्बर जी, इसकी क्या वजह रही है? क्योंकि कांग्रेस के साथ आपका लंबा साथ रहा है, हाथ का साथ आपने निभाया है लंबे वक्त तक, तो उसी को लेकर अब आगे भी आप अपनी जो है, कहते हैं ना कि एक के साथ सेटल हो गए, तो जहां पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे, वहां से हम कैंपेनिंग भी कर देंगे, कोई भी कैंडिडेट हो, कुछ भी हो। उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया है क्या? नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं छूटा। वहाँ से मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, मेरी ग्रोथ जो है वहीं आगरा की है, मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ। लेकिन हाँ, जब वेस्ट पंजाब का जब बंटवारा हुआ, तो उस वक़्त जहाँ हमारे जो उस वक़्त ये हरियाणा जो था पंजाब में था, तो यहाँ पर कुछ कैंप थे। तो मेरा गांव था जलालपुर जट्टा, मेरे मतलब बुज़ुर्गों का, जो गुजरात में आता है, पंजाब के गुजरात में। वहाँ से जो लोग शिफ्ट हुए, वह अम्बाला में उनको कैंप में आना पड़ा। अम्बाला से हमारे ही परिवार के जो एंसेस्टर्स के जो गांव थे, वो सब लोग वहीं कहीं यमुनानगर में, कहीं करनाल में, कहीं अम्बाला में, तो वहाँ थे। लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो रेलवेज़ में थे, तो उनको जो जॉब मिला वो आगरा में मिला। तो मैं तो पला बड़ा पैदा हुआ आगरा में, तो मेरे लिए उत्तर प्रदेश का मैं कहलाया। ये बात दूसरी है कि मैंने तमाम ज़िंदगी जो है नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स की है। महाराष्ट्र मेरे लिए कर्म भूमि रहा है। महाराष्ट्र से आपको टिकट ऑफर हुआ? जी हाँ। आपने डिनाई कर दिया? नहीं, मैंने डिनाई नहीं किया। मैं थोड़ा सा हेजिटेंट था, इसलिए कि वो मेरी कर्म भूमि है। मेरे परिवार के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। मैं किसी राजनीति में अपने आप को डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व किया, क्योंकि सभी मुझसे प्यार करते हैं, और मेरा शायद ये बहुत बड़ी मेरी ताकत भी है कि
मैंने कभी कोई पार्टीबाजी नहीं की, कभी कोई गुटबाजी नहीं की, बल्कि मैं लोगों के बीच में रहा और लोगों के लिए काम किया। तो वो यहाँ जब ऑफर हुआ तो मेरे लिए स्वाभाविक था कि कहीं ना कहीं मेरे लिंक थे, रिश्तेदारियाँ थी, हरियाणा में मेरी बसावट थी लोगों के बीच में, तो मैं आई स्टेड हेयर और मैंने इस सीट के लिए हाँ कह दिया। तो आपको हम कंप्लीट लॉयलिस्ट माने कांग्रेस का, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि गुड़गांव जो है बीजेपी की विन विन सीट है, तो आपसे पार्टी ने जहां से कहा लड़ने के लिए आप लड़ लिए? बिल्कुल, मुझे कोई इसमें दुख आंख नहीं। बंद करके? नहीं, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के, दिमाग खोल के, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये सीट जो है, अगर मुझे थोड़ा सा मेहनत करने का, मुझे टाइम थोड़ा कम मिला, लेकिन मेहनत करने का मौका मिलता तो मैं और ठीक से करता। चलिए, अब जो चुनाव जिस पर हम चर्चा यहाँ पर अब शुरू करेंगे, क्योंकि चुनाव बेहद करीब भी हैं और आप कई सारे पार्टी कैंपेन्स में इन्वॉल्व भी रहने वाले हैं। ये जो हमने देखा कि लोकसभा में कई ऐसी सीटें थी, लगभग 44 थी 90 में से, जिसमें बीजेपी की लीड थी इन 10 लोकसभा सीटों में, जो अगर असेंबली सीट्स की बात करें, और करीब 42 में कांग्रेस की लीड थी। क्या इसी तरह का परफॉर्मेंस आप इस असेंबली इलेक्शंस में देख रहे हैं? पिछली बार लगभग 31 सीटें, इस बार डबल हो सकती हैं। राज बब्बर क्या कहते हैं? आप जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सच की तरफ आप जो बात कह रही हैं, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में कहीं भी अगर आप जाएंगे तो हरियाणा के लिए एक परसेप्शन है, वो बहुत साफ नज़र आ रहा है कि किसी से भी बात करते हैं तो ये कहता है कि आम आदमी भी, कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर आप बीजेपी की तरफ देखते हैं तो आप ज़रा हरियाणा के अंदर बीजेपी को उधर उसकी नज़र मार के अगर आप देखेंगे तो हरियाणा प्रदेश जो है जाना किन से जाता है। हरियाणा प्रदेश का वोटर बहुतात में, या कौन सा वोटर है जो इन्फ्लुएंस करता है, वो यहाँ का है किसान, जवान, और उसके बाद में जो हमारे पास में जो एक ताकत सामने बन के आ रही है कि किसान, जवान और पहलवान, मतलब मैं पहले खिलाड़ी लाना चाह रहा था, लेकिन आप क्यों रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ पहलवान को आप सीमित करना चाहे थे विनेश के साथ में, वो ऐसा नहीं है। मैं खेल के साथ में जोड़ना चाहता हूँ। ये पहलवान जो है, ये खेलों का एक सिंबल है हरियाणा में, और इससे जुड़े हुए नीरज भी तो है। तो हरियाणा में खेलों को प्रोत्साहन मिलता है, और आज तीनों ही लोग जो हैं बीजेपी ने नाराज करके रखे हैं, और आज तीनों लोगों का अगर हम इसमें कोई चाहने अतिशयोक्ति नहीं है, आज तक शंभू बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं। जवानों के साथ अग्निवीर देने के बाद में इन्होंने क्या किया है कि जवानों को बेरोजगार कर दिया है, जवानों का सम्मान छीन लिया, और आज जहां पहलवानों की या खिलाड़ियों की बात होती है, आप देखिए बीजेपी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि कैसरगंज की यूपी की सीट जो वो काट सके। वैसे अब उसके बेटे को दे दिया या किसी पत्नी को दे दिया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि उसको वहां से हटा सके। तो ये बीजेपी की जो डायनास पॉलिटिक्स तो हरियाणा में कांग्रेस में ज्यादा है ना। किस तरह की? यहाँ तो हुड्डास का राज मैंने है। तो आप डायनेस्टी की तरफ ले जा रही हैं, मैं किसी कहना चाहता हूँ तो परिवारवाद है। नहीं, मैं कतई परिवार तो बात की बात है, जो सवाल का जवाब जो है, आपने कहा कि साहब यहाँ पर पहलवान, मैं कहता हूँ ये बीजेपी जो अब सरकार मेरे कहती कि हमने पहलवानों को ये सम्मान है, वो सम्मान नहीं देते। अगर सम्मान दिया होता तो कांग्रेस का वो जिसके खिलाफ यहाँ का खिलाड़ी लड़ रहा था, जिसके खिलाफ खड़ा हुआ था, मैं आपको अगर अपना हादसा बताऊं, मेरे पास में वाई समथिंग सिक्योरिटी थी, तो मुझे कभी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सरकार ने दे रखी थी। मैं जिस दिन ये पहलवान, ये खिलाड़ी बच्चे जब जंतर मंतर में धरने पे बैठे थे, मैं वहाँ गया उनसे मिलने के लिए, अपना सहयोग मतलब अपना साथ उनके साथ दिखाने के लिए कि मैं आपके साथ हूँ, आपकी लड़ाई में आपका साथ दे रहा हूँ। मैं वहाँ से एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से बम्बई गया, बम्बई उतरते ही मेरे स्टाफ ने मुझसे कहा कि सर आपका जो सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं दिल्ली में घर पहुँचा तो अभी रास्ते में मुझे कहा दिल्ली से फ़ोन आया कि साहब आपकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी है। नेक्स्ट डे मुझे किसी का फ़ोन आया, बहुत हमारे जानकार थे, पुलिस में बहुत बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा साहब एक आप लेटर लिख दीजिएगा और उसमें थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि ये गलती से गए थे और हमारा कोई सिक्योरिटी। मैंने करना राज बब्बर इतना सस्ता है और ना इतना कमजोर। अपना सपोर्ट दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये कमजोरी इन लोगों की है कि वो तो कह रहे हैं कि आपने यूज किया विनेश फोगाट को। हमने क्यों यूज किया? ये तो दीपेंद्र हुड्डा और
का कुछ श्रेय दे सकते हैं। हम श्रेय दे सकते हैं राहुल जी कि राहुल जी के साथ उन्होंने मिलने के लिए इच्छा जाहिर की, वो मिले और उनको सम्मान दिया। ये क्यों नहीं दे सकते थे? ये भी दे, बल्कि इन्होंने तो उसकी बहन की पोघट की सीट ही काट दी। देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने तो उसी की बहन की, उसकी कज़न सिस्टर, जो उनके ताऊजी जो है वहाँ अभी भी जो है उसमें है बीजेपी में, तो ये तो इन्होंने क्या सम्मान देते हैं, इनका खुलासा, इनका चेहरा सामने है। और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अपने किस तरह से ये दावा कर सकती है कि वो सरकार यहाँ बनाएगी। पर ये आरोप आपकी पार्टी पर भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनफाइट है, कई सारी सीट्स को लेकर आपसी सामंजस्य नहीं है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कुमारी शैलजा भी थी, अंजना इंटरव्यू कर रही थी, उनके कई सारे बयानों और वक्तव्य से ये साफ हुआ कि कहीं ना कहीं टीस तो है उनके मन में भी, कि वो चाहती थी जहाँ जहाँ से जो कैंडिडेट उतारे जाएं वो नहीं दिए गए। भूपिंदर हुड्डा की चलती है यहाँ पर, कुमारी शैलजा की नहीं मानी गई क्योंकि वो एक महिला है, वो एक दलित है, और हो सकता है बहुत सारे अन्य फैक्टर्स हों जिसके बारे में आपको मालूम हो। क्या ये आपके लिए कुछ सीटों पर असर डाल सकता है? पहली बात तो ये है कि शैलजा जी हमारी बहुत ही सीनियर लीडर हैं। बेशक मैं आज उनके साथ में हमारी हरियाणा की लीडर हैं, लेकिन मैंने उनके साथ में उनके बगल की चेयर जो है मैंने लोकसभा राज्यसभा में शेयर की है, तो और बहुत ही सम्मानित महिलाएं हैं। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए आप हरियाणा को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये जिसको आप गुटबाजी कहते हैं, ये कहाँ नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है। बीजेपी ने तो खामियाजा उठाया। मैं खामियाजा की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये गुटबाजी नहीं होती है। बड़े लीडर किसके पास में है? यहाँ हमारे पास, कांग्रेस के पास। हरियाणा प्रदेश छोटा प्रदेश है, आपको दिल्ली में बैठ के दिखाई देता है, हरियाणा में दिखाई देता है, और बड़े प्रदेश है महाराष्ट्र में आपको दिखाई क्यों नहीं देता? बिहार में आपको दिखाई क्यों नहीं देता? हर जगह है क्या? अच्छा, यहाँ बीजेपी में गुटबाजी नहीं है? मैं दक्षिणी ये कोई एक फाइट है क्या? वो कह रहे हैं आपके पार्टी में गुटबाजी, आप कह रहे हैं उनकी पार्टी में। मैं तो कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप भी मुझे यहाँ से डाइवर्ट करें मत कीजिए, मैं सवाल का जवाब पूरा लीजिए। मुझे आप ये बताइए, मैं दक्षिण हरियाणा से आता हूँ, मैंने चुनाव लड़ा है। इंद्रजीत के सामने बेशक मैं खड़ा हुआ हूँ, मैंने उनके सामने हमारा प्रतिद्वंदी की तरह से हमने आमने सामने रहे, लेकिन मेरे वो दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। क्यों नहीं उनको जो है, उनको बेचारों को कहना पड़ रहा है कि मेरा राज्य मंत्री में मेरा रिकॉर्ड है? क्यों? क्या वो नहीं बन सकते हैं? भाई 2014 में 11 सीट दी इस दक्षिणी हरियाणा ने बीजेपी को, 2019 में दी, क्यों नहीं उनको कंसीडर किया गया? चलिए यार, दक्षिण इसकी रही बात अपना हरियाणा की, आप उत्तर हरियाणा में जाइए। अनिल विज इनके सबसे पुराने सम्मानित नेता हैं। मैं जानता हूं कि अंबाला में रिश्तेदार, उन्होंने भी तो जाहिर की ना सर सीएम बनने की इच्छा। नहीं तो आप उन्होंने उनको सीएम की कुमारी शैलजा जाहिर करती है, तो मेरी बात क्या, बुराई क्या है? उनके पास में लीडर नहीं है, वो उधार का सिंदूर लेके वो एमपी जिताते हैं। 6 एमपी कांग्रेस से निकाल के लिए हुए इस पार्टी ने, जो चुनाव में पिछली बार जो लड़े हैं। तो आप इसलिए ऐसा ना कहें, हमारे पास में बड़े लीडर हैं। 3 लाल हुआ करते थे, शुरू से हैं 3 लाल होते थे। इनके पास में एक चौथा लाल आया, उसको भी निकाल के बाहर कर दिया इन्होंने। उनके 4 साल 118 दिन में उनको पत्ता साफ कर दिया, उनको बाहर कर दिया। क्यों किया? मैं भी हर्ट हूँ इस बात से कि भाई क्या मनोहर लाल खट्टर जी का क्या दोष था कि उनको क्यों निकाला गया? ये एक सम्मान की बात होती है। तीनों लाल आज इनकी पार्टी में जो सम्मानित गिने जा रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं से इधर से पकड़ के लाए हैं, वो तो कांग्रेस के हैं। तो आपके हिसाब से क्यों नायब सिंह सैनी आए? किसको नायब सिंह सैनी क्यों आए? अब आप देखिए, अब आप उनका नाम ले रही हैं, ठीक है, आज की तारीख मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री महोदय को कुरुक्षेत्र के अंदर जो उन्होंने भाषण दिया है, उसमें उनको ये कहने की क्या जरूरत थी कि साहब नेता तो और भी बहुत है, लेकिन हमारा ये नायब सिंह जो है वो सबसे बड़ा नेता है। क्या मतलब? इसका मतलब वो जो अनिल विज जो है वो कहीं उनको नकारे हुए नेता है? क्या मनोहर लाल खट्टर जो है नकारे हुए नेता है? क्या इंद्रजीत जो है वो नकारे हुए नेता है? क्यों भाई? तो आपकी पार्टी में भी तो शैलजा जी को टिकट डिनाई कर दिया ना, हमारी तो मांग रही थी ना। वो कह रही है, मैं समझ सकता हूँ। देखिए उनको, तो जब सीएम का फेस
के साथ नहीं लड़ रहे वो अगर आप, होना चाहती कौन करेगा? सीएम कैंडिडेट हैं सिर्फ भूपिंदर सिंह हुड्डा, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उन्हीं की चलती है, उन्हीं का वर्चस्व अच्छा, है, माई वे और हाईवे वाली स्थिति है यहाँ? नेहा जी, माई वे और हाईवे की बात नहीं। आप दिल्ली में बैठ के, आप महाराष्ट्र में बैठ के, मैं भी बाहर के मुल्कों से आया हूं अभी 3 दिन पहले, जहां हरियाणा का फेस आता है कांग्रेस का, तो अपने आप, मैं तो नहीं कह रहा था किसी से, अपने आप भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा सबसे पहले आता है। और जहां कांग्रेस का फेस आता है तो कांग्रेस में सबसे पहले फेस जो आता है, लोग सोचते हैं अब भूपेंद्र हुड्डा के लोग खिलाफ हो सकते हैं, पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन चेहरा भूपेंद्र हुड्डा का सामने आता है। अगर कांग्रेस का चेहरा सामने आता है, आप उनकी माने या ना माने, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, लेकिन राहुल गांधी का फेस सामने आता है। तो नहीं, इन चीज़ों को लेके हमें किसी का ये नहीं मानना चाहिए कि तिरस्कार है। हर आदमी की डिग्री होती है और वो डिग्री अपने आप बनाता है। ये वर्चस्व की लड़ाई है। ये वर्चस्व क्या है? वर्चस्व ये है कि साहब ये मेरा एरिया है, हम अपने एरियाज में अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं, ताकि जब सरकार बन जाती है तो सब मिलकर बनाते हैं, और जब सरकार नहीं बनती तो गुटबाजी ने हरा दिया। ये हर जगह होता है, कांग्रेस में भी क्या, बीजेपी में भी क्या, जो पार्टियां सत्ता में होती हैं उनमें होता है। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर हाँ गैप थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आज हुड्डा साहब की जो एक पहचान है वो थोड़ी लोगों के बीच में ये मानी जा रही है कि सरकार जो है बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। और कौन बनेगा? अरे भाई वो स्वाभाविक है, वो तो भूपेंद्र हुड्डा ही बनेंगे, ये लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कोई और भी सीएम हो सकता है, कोई नॉन एमएलए सीएम हो सकता है? मेरा ये मानना है कि जो एमएलएस की राय है और जो हाईकमांड की राय एमएलएस की राय के साथ बनेगी, तो जो होगा वो सामने नजर आ जाएगा। कितने कहना चाहिए कि बाल कितने सब सामने आ जाएंगे, तो काय को बिकार का भी शोर मचाएं। अच्छा, एक बात बताइए राजूबर जी, क्योंकि आप अभिनेता हैं, एक्टिंग की ज़रूरत राजनीति में पड़ती है ना? कई बार बहुत सारी चीज़ें वो कहनी पड़ती हैं, वो सोचनी पड़ती हैं, वो दिखानी पड़ती हैं जो असल में नहीं होती हैं। और हो सकता है कुछ आप भी इस मंच पर वो कह रहे हो जो आपको लगता है कि पार्टी लाइन के साथ फिट होती हैं, लेकिन दरअसल सच्चाई वो नहीं है। तो एक्टिंग की ज़रूरत यहाँ भी है। हर आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू अपना होता है। ये आप मेरे बारे में या मैं आपके बारे में नहीं कह सकता कि आप जो सोच रही हो यहाँ पे क्या कह रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप पब्लिक के सामने हैं, आपको पता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आपको मालूम है कि आपकी जिम्मेदारी जो है इस मंच पर आज तक का ये हम जो आईडी सामने पकड़े हुए हैं, हम और आप, हमारी दोनों की जिम्मेदारी है कि मेरी बात को भी पब्लिक सुन रही है और आपकी बात को भी सुन रही है। तो आप भी उतना ही कहेंगी, मैं भी उतना ही कहूँगा जितनी ज़रूरत है। जितना आपने पूछा है उससे उतना ही कहूँगा, और इससे ज़्यादा ना आप मुझसे पूछ रही हैं, इससे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा, ईमानदारी से कहूँगा, आपने जो पूछा है मैंने कहीं उसमें कोई कुताही नहीं की है और कोई ऐसी बात नहीं कही है। दिल से कही है आपने बात? बिल्कुल दिल से कह, मैंने दिल से ही, मेरा पेशा जो है वो दिल से है, मेरी राजनीति और सामाजिक जीवन दिल से बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल आपको कैसे पॉलिटिशियन लगते हैं? क्योंकि अब वो हरियाणा इलेक्शन में उतर रहे हैं और अब यहाँ कैंपेन भी करेंगे, उसका असर पड़ेगा कांग्रेस के वोट्स पर? और क्यों अलायंस भी नहीं हो पाया आप दोनों का? बहुत कोशिश की गई, सीटों पे बात नहीं बन पाई, या फिर कुछ और बात थी? इसका सवाल का जवाब मांगने मुझे देना तो पड़ेगा ही। कुछ ऐसे कोइंसिडेंस होते हैं जिनके बारे में कैसे कहा जाए समझ में नहीं आता। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलती है और यहाँ से जो बातचीत गठबंधन की हो रही थी वो टूट जाती है। सीटों का बंटवारा कितना होना है, हुआ या नहीं हुआ, वो बात आगे तक नहीं बढ़ पाती। लेकिन बीजेपी बेचारी अकेले चुनाव नहीं लड़ पा रही है। बेचारी क्यों कह रहे हैं? बेचारी इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी कोशिश बहुत है। अरे सर, चुनाव तो होने दीजिए अभी। हाँ, तो हो तो रहा है ना, तभी तो कह रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह से कोशिश की जा रही है, जिस तरह से नॉन इश्यूज को, गैर मुद्दों को मुद्दा बनाया जा रहा है, वो उन तमाम चीज़ों के लिए, और मेरे ख्याल से, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो अभी नहीं सुना शैलजा जी का, लेकिन शैलजा जी कांग्रेस की लीडर हैं, बड़ी लीडर हैं, उनका पूरा अधिकार है वो जो कहना चाहती हैं वो कहें। क्यों नहीं उन्हें मौका मिल रहा है? तो मिल तो रहा, कहती तो है वो। और यहाँ मंच पे तो वो कुछ और ही कह रही थी। क्या कह रहे थे? जो कुछ भी कहा है उन्होंने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म्स को लेकर ही तो कहा है। तो मैं भी कुछ कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में ही तो कह रहा हूँ। वो लीडर है, मैं कार्यकर्ता हूँ। मेरे जितनी सीमा है कहने की, मैं कह रहा हूँ, उनकी जितनी सीमा थी वो कह के चली गई। तो आप मानते हैं कि भूपिंदर हुड्डा के अलावा भी कोई सीएम हो सकता है? देखिए, मेरे कहने या ना कहने से कुछ नहीं होता। मैं एमएलए नहीं हूं, मैं वोट नहीं डालने वाला।
तो इसलिए एमएलएस जो हैं जो वोट डालेंगे या जिसको वो चाहेंगे सीएम बनाना, हाईकमांड उनकी बात सुनेगा, क्योंकि हाईकमांड भी उन्हीं की बात सुनते हैं। हाईकमांड भी मेरी बात नहीं सुनेंगे, साहब इसको बना दीजिए। आजकल फैसले कौन ले रहा है? खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी? जब आप हाई कमांड कहते हैं तो कौन है ये हाई आपने ये सवाल जब किया, जब हाई कमांड कही जाती है, और आप ये सोचेंगे फील्ड के अंदर कि अगर जो मान लीजिए पश्चिमी कमांड के अंदर जो है फौज का जो कमांडर है या फौज का जो जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल, वो किसकी कमांड लेगा? वो जनरल की कमांड तो नहीं लेगा ना। जनरल तो उसको कमांड देगा, क्या देगा, और जनरल कौन है इसके लिए कुछ नहीं कहा सकता। जो आदमी फील्ड में होता है वो कमांड करता है, और उसके साथ में एक पूरा का पूरा ऑफिसर्स का या पूरा का। 3 सवाल ले लेती हूँ मैं, 5 ले लीजिएगा। क्योंकि समय की भी कमी है। राहुल गांधी ने जो रिजर्वेशन पर कहा अमेरिका में, उस पर आपकी क्या राय है? पर कहा रिजर्वेशन होना चाहिए इस देश में या नहीं होना चाहिए? रिजर्वेशन को लेकर उन्होंने कहा कि पहले असमानता तो अलग करो, असमानता दूर करो। जब तक असमानता रहेगी, ये रिजर्वेशन हुआ क्यों था? अंबेडकर साहब ने इस रिजर्वेशन के लिए हाँ क्यों कहा था? असमानता के ऊपर ही तो कहा था। तो जब असमानता खत्म हो जाएगी तो लोग शायद स्वयं ही कहना शुरू कर दें। आपको याद नहीं है जिस वक्त मोदी जी आए थे, मोदी जी ने कहा था कि भाई जो गैस में जो सब्सिडी मिल रही है वो आप जो सक्षम लोग हैं वो दे दें। तो अपने आप लोगों ने दिया था कि नहीं दिया? जिनके पास में पैसे थे, सिलेंडर खरीदने के पैसे थे। तो असमानता जब खत्म होगी तो लोग अपने आप जो चाहेंगे वो सिलेंडर करेंगे। ये बातों को हम लोगों को जो कही जाती हैं उन कहने के पीछे की फिलॉसफी को समझना चाहिए, ना कि शब्दों को समझना चाहिए। जातिगत जनगणना इस देश में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जातिगत जनगणना को लेकर एक सवाल बार बार चला आ रहा है। ये यहाँ की हमारी की जो जो कहा जाए कि इस हमारे संस्कार कह लीजिएगा, या भारत की जो बना हुई प्रॉपर्टी जो बनी हुई है, जिससे भारत के अंदर जो लोग जो रहते हैं, चाहे वो मनु का रहा हो चाहे बाकी रहा हो, ये जातियों को लेकर जो है वो हमेशा से लोगों के अंदर ये रहा है। और उसका जो परिणाम क्यों नहीं, अगर कुछ को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी जनगणना होनी चाहिए। जनगणना होगी तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ भाई मेरे साथ में अन्याय हो रहा है या न्याय हो रहा है। चलते चलते आखिरी सवाल, क्योंकि आप लॉयलिस्ट रहे हैं कांग्रेस का और इतना लंबा आपका साथ रहा है, आने वाले वक्त में इनाम स्वरूप राज बब्बर को क्या दिया जा सकता है? इनाम स्वरूप मुझे कांग्रेस का कार्यकर्ता बनाकर हमेशा, वो तो आप हैं ही। तो मैं ये कह रहा हूँ इससे बड़ा और इनाम क्या हो सकता है कि मुझे कांग्रेस में रहकर मेरी आवाज़ को सुना जाता है। मेरी आवाज़ बुलंद आवाज़ होती है, वो भी सुनी जाती है, और मुझे कोई ये नहीं कहता कि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज बब्बर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। Thank you so much. हमारे साथ आप इस मंच पर जुड़े, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब आपका कैंपेन शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।